इससे पहले आपने चुनाव लड़े हैं सर, बहुत बार आपने आपको पार्टी ने मौका दिया लेकिन उसमें असफलता रही। इस बार भी आपको लग रहा था कि सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, लेकिन जो मैंडेट आया है आपके पक्ष में, इसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी पे जनता ने विश्वास और भरोसा जताया है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ की जनता का भला भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में हो सकता है। तो ये जनादेश और आशीर्वाद जनता का भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिला। किन किन कमियों को आप अपने क्षेत्र में देखते हैं और क्या पहली प्राथमिकता रहेगी उनको पूरा करने के लिए? एक अच्छी सुशासन, एक अच्छी व्यवस्था के साथ में समुचित विकास की ओर, बुनियादी ज़रूरतों के लिए हम काम करेंगे। सड़क किनारे कई सारे शराब दुकानें हैं, स्कूल कॉलेज के रास्ते पर हैं, वहाँ पर जो बहनें जाती हैं, छात्राएं जाती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। ये सब कांग्रेस की उपलब्धि है। ये इनकी विकास कार्य तो किया नहीं है, ये इनकी उपलब्धियों में है कि किस प्रकार से एक समाज को बर्बाद करने का कहा जाए, एक जो संस्कार और संस्कृति को नष्ट करने का कहा जाए, इस अवैध नशे के कारोबार के माध्यम से एक अव्यवस्था फैलाने का काम कांग्रेस ने किया। आपको रायपुर ग्रामीण का बागडोर मिला है, कैसा रायपुर ग्रामीण आप बनाना चाहेंगे? इस सपने को लेकर के हम कि हमारा क्षेत्र और क्षेत्रों की तुलना में अच्छा आगे बढ़े, लोगों में खुशहाली हो, इसका ख्याल रखते हुए हम काम को करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं और इस बीच 5 साल के गैप के बाद में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत के साथ में जनता ने सराखों पर बिठाया है। और इसी क्रम में हम लगातार अलग अलग लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे हैं और पहले ऐसे जो विधायक जिनका हम चुनाव के बाद में इंटरव्यू ले रहे हैं वो है रायपुर ग्रामीण से, जो कि काफ़ी टफेस्ट मुकाबला था, वहां पर जीत कर आए हैं मोतीलाल साहू जी भारतीय जनता पार्टी के। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं TNR न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एग्जिट पोल को एग्जैक्ट करके दिखा दिया। आपने जो पब्लिश किया, जो लोगों को दिखाया और आप लोगों ने जो मेहनत किया वो सही मायने में धरातल पे उतरा। आपने जो घोषणा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, आपने जो आंकड़े और जो संख्या अपने दूरदर्शन के माध्यम से आपने दिखाया था वो एकदम एग्जैक्ट बैठा, जिसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत TNR न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। पहली बार 23 साल बाद अब छत्तीसगढ़ चूंकि 23 साल होने को है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को आज तक 50 से ज़्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में नहीं मिल पाई, पहली बार मिला है, उन सब पर बात करेंगे। लेकिन जो हमारे कार्यक्रम का जो पहला पड़ाव रहता है सर, हम हर प्रत्याशी के, हर जो विधायक हैं उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आपके क्षेत्र की जनता जानना चाहेगी कि आखिर मोतीलाल साहू जी कौन है, कैसा उनका सफ़र रहा जीवन का, कैसे राजनीति में आए, उतार चढ़ाव भरा आपका जीवन रहा है। आप अपनी ज़ुबानी बताइए अपने बारे में, फिर राजनीतिक चर्चा पर तो आगे बढ़ेंगे। मेरा जीवन बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ मैं। बहुत ही सीधा साधा और सामान्य जीवन जीने वालों में से है। हमारा परिवार है, ग्रामीण जनजीवन से मैं आता हूँ और रोजगार व्यवसाय के चलते हम रायपुर तक पहुँचे और काफ़ी लंबी समय रायपुर में हमको हुआ। मेरा पढ़ाई का काम भी रायपुर में भी हुआ है और अन्य जगहों पे भी हुआ है, गांव में हुआ, शहरों में हुआ, ऐसे कई जगहों पे हम अपना पढ़ाई करते हुए रायपुर में अपना कारोबार को स्थापित किया। और राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, ये मेरा दिनचर्या रहा है। लगातार जनता के बीच बने रहना, चाहे समाज के माध्यम से, चाहे राजनीति के माध्यम से, ये मेरे निरंतरता जीवन का ये जो जीने की शैली जो है रहा है। और इसी के चलते जनता के बीच बने रहने से मुझे पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व भी देते रहा, उसका मैं निर्वहन करते रहा। और पिछली बार पाटन में भी मुझको
प्रत्याशी के रूप में आप मौका शुरू मिला। से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं या फिर? हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी से मुझको मौका मिला, भूपेश बघेल के खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा और तत्पश्चात इस बार मुझ पर भरोसा करके रायपुर ग्रामीण का भी प्रत्याशी बनाया, और जिसमें सब ने मिल करके, जनता से लेकर के, मतदाता से लेकर के, हमारे कार्यकर्ता नेता सब एकजुटता का परिचय देते हुए भारी मतों से हम रायपुर ग्रामीण विधानसभा को इस बार कमल खिलाए हैं और जीते हैं। इसके लिए मैं समस्त जनता को, कार्यकर्ताओं को और नेताओं को मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। आपके जीवन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप साहू समाज के अध्यक्ष भी? मैं 2 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा और हर संभव प्रयास किया कि समाज के लोगों का एक जीवन स्तर ऊपर उठे, शिक्षा से लेकर के, रोजगार से लेकर के, हर क्षेत्र में एक संस्कारित समाज बने, एक समृद्ध समाज बने। इस दिशा में मैंने हर संभव प्रयास किया और एक जागरूकता के लिए हमेशा लोगों के बीच बना रहा, और जिसका परिणाम देखने को भी मिलता है कि लोगों में काफ़ी अच्छी एक सोच और एक विचार, एक संस्कार को हमने बनाने में सफल हुए हैं। जी, इससे पहले आपने चुनाव लड़े हैं सर, बहुत बार आपको पार्टी ने मौका दिया, लेकिन उसमें असफलता रही। इस बार भी आपको लग रहा था कि सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, लेकिन जो मैंडेट आया है आपके पक्ष में, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। सोच बहुत स्पष्ट था कि छत्तीसगढ़ की जनता की जीवन स्तर को ऊपर उठाने का, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में छत्तीसगढ़ के हर वर्गों को छुआ, हर वर्ग तक पहुंचा। गरीबों के घरों में चावल पहुंचाने से लेकर के छत्तीसगढ़ को सजाने और संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में किया। और 2018 की जन घोषणा पत्र कांग्रेस का आया, जिस पे जनता ने भरोसा जताया कि कुछ और नया हो सकता है। पर जैसे ही कांग्रेस की सरकार बना और उसके बाद जनता के साथ जो धोखा हुआ, छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादे, एक भी वादा पूरा नहीं किया, बल्कि सभी वादों में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। जनता में काफ़ी आक्रोश था कि छत्तीसगढ़ को हम एक अच्छी पहचान, नई ऊंचाई देने वाले थे, लेकिन इन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया और छत्तीसगढ़ को बदनाम और बर्बाद कर दिया। छत्तीसगढ़ की विकास लगभग थम सा गया था, कुछ भी कार्य हुआ नहीं। तो जनता को लगा कि 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ निर्माण करके एक सम्मानजनक स्थान पर लेके पहुंचाया था, ऊंचाई तक लेके गया था, उसको इन 5 सालों में बर्बाद करने और मिटाने का काम किया, बदनाम करने का काम किया। तो जन आक्रोश था, ये जनता की आवाज़ थी कि अब नहीं सही वो बदल के रहबो, जिसको इन्होंने इस चुनाव में स्पष्ट तौर पे जो जनादेश आया है, ये 15 साल सुशासन और विकास बनाम 5 साल कांग्रेस का भ्रष्टाचार रहा है। तो जनता समझ चुका था कि इसके साथ, कांग्रेस के साथ छत्तीसगढ़ की भला और विकास नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ को लूटा है, इसलिए अब पुनः विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी पे जनता ने विश्वास और भरोसा जताया है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ की जनता का भला भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में हो सकता है। तो ये जनादेश और आशीर्वाद जनता का भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिला। जी, आपके लिए चुनाव लड़ना बहुत बड़ी चुनौती भी थी सर, लेकिन जो नतीजे आए 35,750, अगर मैं सही हूँ तो इतना अंतर आपका रहा है, और 1,13,000 से भी ज़्यादा आपको मत मिले। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में गए, और क्या आप पर विश्वास जताया जनता ने, क्यों जताया, क्या लगता है? देखिए, मेरे विरुद्ध जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं, वे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, इनके पिताजी पहले विधायक और मंत्री रहे लंबे समय तक, और उसके परछाई की तरह ये काम करते रहा। तो इनका पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि एक पेशेवर राजनीतिक के रूप में है। तो इनको एक
जनता को लगता था कि एक बड़ी चुनौती हो सकता है, दूसरे नेताओं को लगता था कि एक बड़ी चुनौती है, पर जो जनता का भावनाएं था कि जनहित के लिए कुछ नहीं किया, व्यक्तिगत और अपराधियों को संरक्षण दिया, तो जनता में इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़गी थी और वे बदलाव चाहते थे कि अब वो आपसी परेशानी और मुसीबतों, भाई को भाई से लड़ाना, परिवार को लड़ाना, समाज के लोगों को आपस में फूट डालना, एक रणनीति, एक ऐसा वातावरण बन चुका था क्षेत्र में जिससे अब जनता मुक्ति चाहता था कि अब ऐसे नहीं जिया जा सकता, अब शांतिपूर्वक अच्छे से रहना चाहिए और क्षेत्र के विकास होना चाहिए। हमने सत्यनारायण शर्मा जी का जब इंटरव्यू किया तो उनमें उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा इस बार चुनाव लड़ने वाला है और हमारा पारिवारिक संबंध है, इस बार बम्पर वोट के साथ पंकज शर्मा जीतने वाले हैं, ऐसा उनका कहना था। देखिए, उत्तराधिकारी की विचारधारा, वंशवाद की परंपरा, ये कांग्रेस का रहा है। इनको न तो संविधान पे भरोसा है, न लोकतंत्र पे भरोसा है, न तो कानून व्यवस्था पे देश की इनको भरोसा है। सबको पता है, चाहे वो केंद्रीय स्तर की राष्ट्रीय नेता हो कांग्रेस का, या प्रादेशिक स्तर पे हो, या क्षेत्रीय स्तर का नेता हो, इनको ऐसे लगता है कि हर कानून व्यवस्था इनके बंगले से ही होकर के गुजरता है। तो ये परंपरा और ये व्यवस्था से लोग त्रस्त हो चुके हैं। देश की जनता से लेकर के राज्य और क्षेत्र की जनता त्रस्त है। ये परिवारवाद और उत्तराधिकारी, क्षेत्र की जनता योग्यता चाहता है, काम चाहता है, सेवा चाहता है। ऐसा कोई मालगुजारी प्रथा टाइप की राजनीति नहीं चाहता। आप कह रहे हैं कि नाम नहीं काम देखती है, काम चाहिए, काम। लोग, जनता जो है काम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से क्षेत्र के साथ मिल करके, जनता के साथ मिल करके, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए जो काम होगा, जो सेवा होगी, ऐसा जनप्रतिनिधि अब जनता चाहते हैं। किन किन कमियों को आप अपने क्षेत्र में देखते हैं और क्या पहली प्राथमिकता रहेगी उनको पूरा करने की? देखिए, आज मैं अगर आपको ये कहूँ कि क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है, हम ये कहें कि क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है, हम ये कहें कि सड़कें जो खस्ता हाल है, हम ये कहें कि प्रदूषण फैला हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि लोग बोलेंगे कि शायद इनको कोई क्षेत्र की जानकारी नहीं है। कि आज ऐसा कल्पना नहीं किया जा सकता कि आज बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी लोग तरस रहे होंगे। हम 21वीं सदी में पहुँच गए हैं और जहाँ मोदी जी जैसे नेतृत्व तो इस देश को कर रहे हैं, हर घर में नल पहुँचाने का काम कर रहे हैं। टारगेट था कि अभी तक हर घर तक जो नल पहुँच जाना था, जल पहुँच जाना था, नल जल योजना जो है, ये नहीं हो पाया। आज हम ये कल्पना करें कि लोगों की आवास 2022 तक मोदी जी का सपना था कि हमारे देश में एक भी कच्चा मकान नहीं होना चाहिए। गरीबों का सपना अधूरा रह गया। जो देश को हम जिस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, राज्य को जिस ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे, ये सब अधूरा रह गया। कांग्रेस का नीति रहा है कि विकास काम को रोको, लोगों को परेशानी में डाल के रखो और राज करते रहो। तो ये हम ये कहें कि बुनियादी ज़रूरतों के लिए क्षेत्र जो तरसते रहा, तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है कि जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिला। क्षेत्र जो है विकास के लिए तरसते रहा। तो ये इन ज़रूरतों को हम प्राथमिकता लेकर के व्याप्त भ्रष्टाचार, व्याप्त जो अपराध जो फैला हुआ है, ये सब को समाप्त करके एक अच्छी सुशासन, एक अच्छी व्यवस्था के साथ में समुचित विकास की ओर, बुनियादी ज़रूरतों के लिए हम काम करेंगे। मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था जिसमें से जो महतारी बंधन योजना आप लोग लाने वाले हैं, प्रति महीने 1000 रुपये महिलाओं को आप देने वाले हैं, जिसमें से चुनाव से पहले ही आप लोगों ने 53 लाख महिलाओं से फॉर्म भरवा ली। क्या ये इसका एडवांटेज रहा कि महिलाओं का ज़्यादातर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी योजना को जनहित के लिए लाता है। पार्टी अपने लाभ हानि के लिए कोई भी योजना या कोई कार्य नहीं करता। जितनी सम्मान माता बहनों का, महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतिहास में आज तक
कभी इतना सम्मान किसी दल ने और कहीं पे हुआ नहीं है। तो ये सम्मान देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कहीं ना कहीं महिलाओं के जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए और समाज की विकास में उनकी भूमिका होना चाहिए, क्षेत्र के विकास में महती भूमिका होनी चाहिए। आधा आबादी हमारी बहनों का है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि उनकी जीवन स्तर ऊपर उठे और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका समाज और क्षेत्र और देश के निर्माण में उनकी भागीदारी भूमिका हो, ये सोच करके इस योजना को माताओं बहनों के लिए स्पेशल लाया गया है। तो इसमें काफ़ी उनकी तरक्की होगा, विकास होगा और उनको सम्मान मिले। मोदी की गारंटी आपने नाम दिया है, ये गारंटी पूर्ण प्रभाव से पूरी हो पाएगी अभी? देखिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको नहीं किया है। तो जितने कहा है उससे कई गुना ज़्यादा करके जनहित में दिया है। तो भरोसा है, मोदी जी के ऊपर भरोसा है, छत्तीसगढ़ की बच्चे बच्चे से हर जनता को भरोसा है, देश की जनता को भरोसा है, पूरी दुनिया की जनता को भरोसा है कि आज भारत देश की झंडा को लेकर के विपत्ति के समय में एक देश से दूसरे देश जब अपनी स्वदेश वापस आना होता है तो दूसरे देश के लोग हमारी भारत देश की तिरंगा को लेकर के उसके छाया तले, उसकी छत्र छाया में अपनी जान की सुरक्षा करते हुए अपने स्वदेश लौटता है। इससे बड़ा गर्व और गारंटी मोदी जी का मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कुछ भी बात नहीं हो सकता जिस पे मोदी जी पे लोग भरोसा और गारंटी का। जी, आपके क्षेत्र में अगर बात की जाए, रायपुर ग्रामीण से आप प्रतिनिधित्व करने वाले हैं सर, लेकिन वहाँ पर जो स्थिति हमने अपनी नज़रों से देखी है, सड़क किनारे कई सारी शराब दुकानें हैं, स्कूल कॉलेज के रास्ते पर हैं, वहाँ पर जो बहनें जाती हैं, छात्राएं जाती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। पिछली बार की सरकार में इस मांग को उठाया गया था कि इन शराब दुकानों को बंद किया जाए, यहाँ पे आना जाना दुभर हो रहा है महिलाओं का। आप इसको लेकर काम करेंगे? देखिए, 2018 की कांग्रेस की जन घोषणा पत्र में नशा मुक्त छत्तीसगढ़, शराबबंदी के लिए इन्होंने अपनी घोषणा पत्र में जारी किया था। इन्होंने बंद तो किया नहीं, उसके बजाय जितना अवैध नशा का कारोबार किया है, शराबबंदी तो दूर की बात, जितना अवैध नशा का कारोबार किया है उसकी शुभारंभ ही ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जाता है। और खुली संरक्षण और खुली छूट, किसी भी प्रकार की कार्रवाई अगर किसी भी ऐसे नशा के अवैध कारोबारी के ऊपर हुआ है तो तुरंत जो विधायक के बंगले से फ़ोन आ जाता था और उसको छुड़ा करके ले जाया जाता था। और जितना भ्रष्टाचार इस नशा के कारोबारी में हुआ है कि कई हजारों करोड़ का शराब घोटाला, तो ये छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान इस घोटालों का छत्तीसगढ़ बना के कांग्रेस ने दिया है। तो ये अभी इतनी इस नशे को लेकर के इतनी जो अपराध हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और मुझे बड़ा आश्चर्य और दुख होता है कि आज इतनी नशे की गिरफ्त में हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा भविष्य भी इस गिरफ्त में आ चुका है। घर के लोग परेशान हैं। इतनी सहज उपलब्धि है कि आपको कहीं भी किसी भी हर मोहल्ले चौक चौराहे पे नशा का एक कारोबारी आपको मिल जाएगा। ये सब कांग्रेस की उपलब्धि है। ये इनकी विकास कार्य तो किया नहीं है, ये इनकी उपलब्धियों में है कि किस प्रकार से एक समाज को बर्बाद करने का कहा जाए, एक जो संस्कार और संस्कृति को नष्ट करने का कहा जाए, इस अवैध नशे के कारोबार के माध्यम से एक अव्यवस्था फैलाने का काम कांग्रेस ने किया है। आप बड़ा आरोप लगा रहे सत्यनारायण शर्मा जी पर, लेकिन शराबबंदी कमेटी के अध्यक्ष तो वही थे। ये अभी तक बता नहीं पाया है कि उस कमेटी के अध्यक्ष होते हुए शराबबंदी के लिए क्या पहल हुआ, कितनी बैठकें हुई और कितनी इसको बंद करने की दिशा में क्या पहल हुआ, इसको इन्होंने आज तक नहीं रख पाया है। तो ये इन्हीं सब चीज़ों को, इसका ही परिणाम है कि किस प्रकार से सबसे ज़्यादा प्रताड़ना का शिकार महिलाएं हुआ है, और उसका ही ये परिणाम है कि इस बार जन आक्रोश में कांग्रेस के प्रति ये बदलाव हुआ और ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। आप साहू समाज से आते हैं,
आप प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं साहू समाज के। आपको लगता है कि प्रदेश को अब एक साहू मुखिया की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आबादी साहू आदिवासी के बाद में साहू समाज की है? देखिए, इस बार 2023 की विधानसभा में 6 भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुन करके आए हैं साहू समाज से, और 6 कांग्रेस से आए हैं। कुल 12 सदस्य विधानसभा की इस बार छत्तीसगढ़ की विधानसभा पर रहेंगे। और हर समाज की अपेक्षा होता है कि हमारा एक प्रतिनिधि कहीं न कहीं राजनीतिक दलों पर रहे और उनके माध्यम से क्षेत्र की सेवा हो। तो उन्हीं अपेक्षाओं में समाज भी अपनी भूमिका अदा करता है। और एक बड़ी उपलब्धि कहा जाए कि कहीं न कहीं जागरूकता बढ़ी है और जनता ने भरोसा जताया है, तो जनता की सेवा हर माध्यम से, हर दृष्टिकोण से किया जाएगा। बड़ी समाज है, अपेक्षाएं भी बड़ी रहता है, पर सब जानते हैं कि साहू समाज एक बहुत ही सीधा साधा और संस्कार के दृष्टिकोण से मेहनत का समाज है। धीरे धीरे विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, प्रगतिशील है। तो बड़ी प्रसन्नता होता है कि सब मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की कौन सी ऐसी है जो 5 साल की सफलता है जिसको आप कहेंगे कि हाँ, इन्होंने ठीक काम किया? देखिए, इसमें मुझे तो, मेरे दृष्टिकोण से तो एक भी ऐसे उदाहरण मुझे दिखाई नहीं देता जिसको हम कह सकें कि शायद कांग्रेस पार्टी ने इन 5 सालों में इस जनहित में कोई काम किया है। इन्होंने अगर कुछ किया है तो सिर्फ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था समाप्त हो चुका है। और छत्तीसगढ़ को सिवाय लूटने का मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई महत्वपूर्ण इनकी भूमिका या योगदान रहा। आप पूरी छत्तीसगढ़ को देखिए, आप रायपुर शहर को ही देखिए, बहुत खुली सड़कें, बहुत साफ सुथरी सड़कें, रंग रोगन से सजी हुई डिवाइडर और हमारी लैंप पोस्ट लाइटें, स्ट्रीट लाइटें। ऐसे लगता था कि हम कहीं छत्तीसगढ़ नहीं, कहीं दूसरी जगह पहुंच गए हैं। जो दूसरे राज्यों से लोग आते थे, दूसरे देशों से लोग आते थे, तो छत्तीसगढ़ को देख के कहते थे कि ये वही छत्तीसगढ़ है क्या जिसको हमने राज्य बनने के पहले देखे थे। तो इस ऊंचाई तक इस खूबसूरत छत्तीसगढ़ को हमने बना करके जनता को दिया था, और उसको इन 5 सालों में बर्बाद किया है। हम इसकी क्या उपलब्धि बताएं? आज आप कहीं भी जाइए, पूरा ऐसे लगता है कि एक कबाड़ बना करके इस छत्तीसगढ़ को रख दिया है। तो क्या इसकी कोई उपलब्धि को हम कहें, कोई विकास को कहें? हर वर्ग तो परेशान है, महिलाएं परेशान थी, युवा बेरोजगार परेशान था, कर्मचारी परेशान था, किसान परेशान था। तो ऐसा कोई वर्ग तो था ही नहीं जो संतुष्ट हो इस सरकार से, कांग्रेस की सरकार से। तो अब ये जो बदलाव की जो स्थिति है कि भाजपा ही सबके हितों की रक्षा कर सकता है, तो उस दृष्टिकोण से जनता ने अपना विश्वास मत दिया है। कहा जा रहा था कि इस बार फिर से कर्जा माफ़ी का जो कार्ड खेला है कांग्रेस पार्टी ने, वो उनको फ़ायदा दिला सकती है, लेकिन पूरी फेल कर गई। आपको लगता है कि जो मैनिफेस्टो आपने पहले ही जारी किया उसमें आपको फ़ायदा मिला? देखिए, कर्जा माफ़ी 1 साल के लिए हो सकता है, एक बार के लिए हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम करता है वो आत्मनिर्भरता के लिए करता है। हमेशा के लिए आप आत्मनिर्भर हो जाइए और अपने विकास के साथ साथ क्षेत्र का विकास करिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। इसलिए जो भी योजनाएं आता है वो दीर्घकालीन योजनाएं होता है, लंबी चलने वाली होता है। तो उस दृष्टिकोण से योजनाएं और कार्य आता है और ज़रूरत के हिसाब से निर्णय लिया जाता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो उनका तो छलावा था, 2018 में भी देख लिए हैं, और भरोसा टूट ही गया है कि ये घोषणा कुछ भी करे, क्रियान्वयन तो होना नहीं है। तो अब ये कुछ भी घोषणा करता 2023 में किया भी है, तो उस पर लोगों ने
उसको ऐसे नज़रअंदाज कर दिया कि कोई चर्चा का विषय ही नहीं रहा। कांग्रेस की जो घोषणा पत्र जो है वो सिर्फ एक ही चर्चा था, मोदी गारंटी की। सीजीपीएससी का मामला भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रमुखता से उठाया और शायद इसका फ़ायदा मिला है। क्या इसकी निष्पक्ष जांच होगी? मैंने अभी आपको कहा कि बेरोजगारों के साथ जितना अन्याय इन 5 सालों में हुआ है, सीजीपीएससी की तो घोटाला है ही, व्यापक घोटाला आप देखिए। और जिस कदर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना करके एसटी और एससी के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, ये देश के इतिहास में पहली घटना थी कि पूर्ण नग्न अवस्था में बेरोजगार युवक विधानसभा घेरने के लिए निकले थे। इससे बड़ा उदाहरण जो बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हुआ है कहीं और नहीं मिल सकता। पीएससी घोटाला, इतना इसे मानसिक प्रताड़ना कहा जाए। अब बेरोजगार के दिमाग में ये बात घर कर गया है कि हम क्या तैयारी करें, हम क्या पढ़ें, इसका अंतिम निष्कर्ष कहाँ तक जाके निकलेगा। अगर हम पढ़ते हैं, हमारे पास धन की व्यवस्था नहीं है, हमारे घर संपन्न नहीं है, तो हम नौकरी नहीं पाएंगे। मतलब इसकी देखिए, इसकी दूरगामी सोच को आप देखिए। सिर्फ एक बार की घोटाला नहीं है ये, इसमें इतना एक भय और एक लोगों के, बेरोजगारों के दिमाग में ये घर कर गया कि हमारा पढ़ने के बाद में, मेहनत करने के बाद में हमको क्या रिजल्ट निकलेगा, ये शंका जो है ये बेरोजगारों के मन में आ गया। अब पढ़ने के पहले सोचता है कि हमको क्या मिलने वाला है, क्या नौकरी मिल जाएगी। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम तैयारी ही शुरू नहीं कर पाए, हमारे मन में अनिश्चितता घर कर गया है। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है और ये कब जा कर के अब ख़त्म हो पाएगा। इन्होंने जो बीजारोपण जो किया है, दूषित वातावरण जो बनाया है बेरोजगारों को मन मस्तिष्क में, इसको दूर कर पाना कितना संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर से लोगों, बेरोजगारों के मन में विश्वास पैदा करना कि हमारी व्यवस्था सक्षम है, मजबूत है, आप आगे बढ़िए, आपके साथ सरकार है, आपके साथ हमारी देश की व्यवस्था है, ये विश्वास पैदा करना होगा बेरोजगारों को। मतलब इन्होंने इतनी बड़ी नुकसान और क्षति किया है बेरोजगारों के लिए कि इसको भरपाई करना बहुत मुश्किल जाएगा। ये छत्तीसगढ़ की बागडोर किनके हाथ में होने, मुख्यमंत्री का चेहरा किनको देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ संगठन निर्णय लेता है, कमेटियाँ बनती है, कमेटियाँ निर्णय लेगा, और एक व्यवस्था है, एक विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी। जो निर्णय आता है उस निर्णय में सभी नेता और सभी कार्यकर्ता और जनता भी इसको सिरोधार्य करती है, क्योंकि ये सामूहिक निर्णय होता है, कोई परिवारवाद, किसी बंगले से लिया हुआ निर्णय नहीं होता है। तो इसको सब सिरोधार्य करते हैं और सबको विश्वास और भरोसा है जो भी आएगा हमारा सामूहिक नेतृत्व रहता है, सब मिल के योजना बनाते हैं, सब मिल के क्रियान्वयन करते हैं। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि जो भी आएगा, जिसके ऊपर भी जो दायित्व दिया जाएगा, उसको सब मिल करके उसका पालन करें। आपको रायपुर ग्रामीण का बागडोर मिला है, कैसा रायपुर ग्रामीण आप बनाना चाहेंगे? हर किसी का एक सपना होता है कि हमारा क्षेत्र हर दृष्टिकोण से सक्षम हो, संपन्न हो, लोगों में खुशहाली हो, हर सुविधाएं हों, सबको अच्छी रोजगार और कारोबार मिले। इस सपने को लेकर के हम, ये हमारा क्षेत्र और क्षेत्रों की तुलना में अच्छा आगे बढ़े, लोगों में खुशहाली हो, इसका ख्याल रखते हुए हम काम को करेंगे। जी, जाते जाते आपकी क्षेत्र की जनता को हमारे माध्यम से यदि कुछ संदेश देना चाहें सर। मैं समस्त रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता, मतदाता भाइयों और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाया है और मुझे प्रचंड बहुमतों से मुझे इस क्षेत्र से जिताया है। उसके लिए समस्त जनता को, कार्यकर्ता को और मेरे शुभचिंतकों को, और साथ ही साथ उन सभी नेताओं को जिन्होंने मुझको आशीर्वाद दिया है,
मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो आपने सुना रायपुर ग्रामीण से नवनिर्वाचित विधायक मोतीलाल साहू जी को, जिनका कहना है कि जनता ने जो उनको मैंडेट दिया है, आने वाले 5 साल में पूरे रायपुर ग्रामीण की दिशा और दशा बदलने वाली है। और साथ ही साथ मोदी जी की जो गारंटी है वो छत्तीसगढ़ में इस बार पूरी तरीके से लागू होगी, ऐसा इनका कहना है। आगे भी हम लगातार आप लोगों को नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।